नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा 2021 का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। हम रोज एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय, उस पे हम डिस्कस करेंगे और अपनी तैयारी को अच्छा रूप दे सकेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाकर हमारे चैनल पर इस प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक का सिलेबस जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस देखे आप अपनी तैयारी अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। मैं सामान्य अध्ययन जो आप सभी का अनिवार्य विषय है उसकी तैयारी करा रही हूँ। उसके डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप उसको देखते रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को भी करते रहिए, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास संख्या 1, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान पर आधारित 50 प्रश्नों का बहुविकल्पी। ये सभी के लिए अनिवार्य है सामान्य अध्ययन का, तो इसे हमारे सभी विषय के विद्यार्थी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर है सी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि इस पुरस्कार के लिए आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को चुना गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा? 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया। ठीक है, कर्नाटक इस सूचकांक में पहले, ठीक है, तो कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर, फिर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। तो इसका आंसर है कर्नाटक जो है वो प्रथम पायदान पर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि क्या थी? तो इसका आंसर है 4%। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। 29 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने फर्स्ट रिवाइज्ड असेसमेंट्स जारी किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4% थी। यह वृद्धि अनुमान मई 2020 में जारी किए गए वित्त वर्ष 2020 के 4.2% विकास के अंतिम अनुमान से कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि अगर इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बन गए तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, तो इसको ध्यान से आप सुनते चलिएगा। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। कमला हैरिस के बारे में मैं बता देती हूँ। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सीनेटर रह चुकी हैं। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी वे भारत की तमिलनाडु चेन्नई राज्य में रहने वाली श्यामला गोपालन और जमैका मूल के अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस की पुत्री हैं। वे फीमेल ओबामा के उपनाम से मशहूर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स
ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है, मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी सत्य हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसमें एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इसरो ने फरवरी 2017 में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देख लेते हैं, लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ये सत्य है। जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता, ये भी सही है। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर ही चुके हैं कि लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पे मैं बता देती हूँ कि इसके पूर्व वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। जैविक या ऑर्गेनिक कृषि में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देख लीजिए, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी, ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, ये सही है। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ विश्व भारती के बारे में। विश्व भारती की स्थापना 1921 में, एक मिनट, विश्व भारती की स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं अमित खरे। ठीक है, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को इस कार्यक्रम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कार्यबल इस संबंध में विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइस गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना, ये सत्य है। और 5 आइस की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन भारत और जापान 5 आइस के संस्थापक सदस्य देश हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। ठीक,
मैं थोड़ा सा 5 आइज के बारे में बता देती हूँ। इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना है। इस गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस समिति इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करना चाहती है। 5 आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में शुरू हुए शीत युद्ध के बाद वर्ष 1946 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका आंसर होगा जीवक। तो इसका आंसर होगा जीवक। इसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ये आपको याद होना चाहिए। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनारद्य गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1191। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? तो लंगर की परंपरा जो है वो गुरु नानक ने आरंभ की। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की तथा लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। दूसरे गुरु लहना गुरु अंगद ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो इसका आंसर होगा अजमेर के किले में। ठीक है, 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की। तो इसका वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष में? तो इसका आंसर होगा 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। यह समुद्र के रास्ते में भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो आपको ये नाम भी याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड मेयो। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन थे। ठीक, फिर 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना, ठीक है, तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आप लोग जो 15वीं जनगणना है इसको जरूर से देख लीजिएगा। वैसे अगर समय बचेगा तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया कि वे अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरुद्ध में था। ये भी पूछ सकता है, और अनुयायियों की संख्या पूछ सकता है 78, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगन भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि लोथल से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या थीं? युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। रोपड़ से प्राप्त हुआ था तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। कालीबंगा से प्राप्त हुआ था जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई। लेकिन पाटलिपुत्र जो है वो तृतीय बौद्ध सभा आयोजित किया गया था यहाँ पर, और उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिश, जो कि अशोक से संबंधित थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। ये आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है। और देशांतरी विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं उनके मध्य में दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो इसको आप देख लीजिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कहाँ है? केरल राज्य में। केरल राज्य के इडुक्की जिले में है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ये सब मैं डिटेल इसलिए बताते चल रही हूँ कि आपको थोड़ा सामान्य अध्ययन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। केवल ऐसे प्रश्न उत्तर देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा सबका डिटेल भी देखते चलेंगे तो हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है कोयना। माही, साबरमती और तापी मिलती है। ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। खंभात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ठीक है। तो इसका शायद कोड है MTNLS। ठीक है। तो M फॉर हो गया माही, T फॉर हो गया ताप्ती, N फॉर हो गया नर्मदा, L फॉर हो गया लूनी और S फॉर हो गया साबरमती। तो आप MTNLS से याद कर सकते हैं नदियां और तुरंत छाट दीजिए। तो कोयना जो है वो नहीं है। ठीक है। तो कोयना जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा जिले के कराड़ शहर में कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगला है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये है उत्तर प्रदेश और बिहार का। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसका कुछ लाभ
वर्ष 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। उसमें 4 नहरें तथा एक शक्ति गृह नेपाल को उपहार में भेंट बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है इसके कपास उद्योग के कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कपास उद्योग के लिए ही कोयम्बटूर जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। आप हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज चल रहा है उसको जाकर देख लेंगे, सब छोटी छोटी 10-10 मिनट की सीरीज है, उनको देख लेंगे तो आपके ये सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। इसके बारे में बता देती हूँ। मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गई, जिसमें प्रत्येक माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? मैं संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति को भी पढ़ा चुकी हूँ, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हैं। आप अगर वो वीडियो देख के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रही हूँ, जिससे आपका थोड़ा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 50। क्या होगा? 50। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्षों को मंत्रिमंडल यानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो बताइए, इसका आंसर होगा 5 वर्ष।
ठीक है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दी? ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा दिखे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में सुन लीजिए। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों तथा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में 1960 के दशक के मध्य कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं तीव्रता आई, जिसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर है वित्त सचिव। 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोटों एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर होगा 30 से 35%। 2017 में भारत में 30 से 35% शहरीकरण दर्ज किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीकरण 31.16% है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, शहरीकरण 31.16 है। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई कब हुई थी? 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई 1957। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसका कार्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 167। इसके वर्तमान प्रमुख अर्जेंटीना के राफेल ग्रॉसी हैं। कौन है? राफेल ग्रासी। इन्होंने जुलाई 2019 में यूकिया अमानो की मृत्यु के बाद पद संभाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किससे गठित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसके पे डिस्कस ये कर लेती हूँ कि रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, तो इसमें जो सियाल है वो पृथ्वी की पपड़ी यानी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। सियाल की रचना ग्रेनाइट की चट्टानों से हुई है। ठीक है, फिर सीमा, यह पृथ्वी की मध्यवर्ती भाग है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, चांदी, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। और नीफे, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। इसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि पाया जाता है, लेकिन निकिल तथा लोहे की अधिकता के कारण इसे नीफे कहा जाता है। तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा वृक्षों की संख्या, यानी वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता जानना जरूरी होता है। ठीक है,
वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता का योगदान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वृक्षों की जो संख्या होती है वो जलवायु की जानने के लिए इसका कोई योगदान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये नाम से ही आप लोग पकड़ लेंगे कि ये केरल में है। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यह उद्यान चाय के बागान और साथ ही लहरदार पर्वतों पर धुंध की चादर का एक नज़ारा पेश करता है। ठीक है, अब तो इसका आंसर हो गया केरल। अगला है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस है जो ग्रीन हाउस गैस GHG है। भूमि से नाइट्रोजन N2 प्राप्त कर ऑक्सीजन क्रिया करके N2O गैस बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका आंसर होगा कार्य। यहाँ मैं बता दूं, वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि। ठीक है, तो इसमें मैंने कार्य भी बोला, तो कार्य जो है वो अदिश राशि है, लेकिन वेग, बल, त्वरण ये सब सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है 37 सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान 273 + 37 = 310 केल्विन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो उसको कहेंगे गलनांक। ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, यानी AgL का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की अंगुली पर इसी का निशान लगाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, वो जो मतदान के समय उंगली पे लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, और फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं वीटी कल्चर। ठीक है, तो यहीं पे देख लेंगे कि पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। ठीक है, हार्टिकल्चर जो है वो बागवानी को कहते हैं और सेरी कल्चर जो होता है उसको रेशम के कीटों के पालन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका आंसर है विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। विटामिन का आविष्कार सी फंक ने वर्ष 1911 में किया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी और बाकी A, D, E, K ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं।
अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। दाब जो है वो पास्कल से संबंधित है। ठीक है, तो विद्युत धारा किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा जो है वो एम्पियर से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार दाब का मात्रक पास्कल है उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को, ठीक है, इनकम को HPENOG के रूप में लिखा जाता है, तो सेविंग को उसी कूट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका तरीका बता दे रही हूँ कि इसमें एक बार जो हुआ है -1, फिर +2 फिर -1 फिर +2 क्या है, तो यही आपको करना है। तो आप 48 ये वाला जो सेविंग है इसका आंसर होगा C। ठीक है, RCXHPI, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाइएगा, हम वहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ा देंगे टॉपिक वाइज। तो इसका आंसर होगा रविवार। ठीक है, रविवार कैसे होगा इसको आप सॉल्व करिए। आखिरी प्रश्न है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, तो मैं कथन पढ़ देती हूँ। भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों, कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो इसके निष्कर्ष दिए हैं, इसको देख लीजिए। पहला निष्कर्ष है, सितारों यानी कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही। फिर है दूसरा, बड़े सितारों कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। तो इन दोनों निष्कर्ष को देखिए और इसका आंसर देखना है हमें। तो इसका आंसर होगा ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कथन के अनुसार भारतीय सिनेमा में बदलते दौर में फिल्मों का कारोबार बजट के अनुसार नहीं बल्कि उसकी विषय वस्तु के अनुसार बढ़िया चल रही है। अतः फिल्मों में सितारों के चयन को अधिक महत्व न देकर फिल्मों की कथा सामग्री को महत्व दिया जा रहा है। अतः निष्कर्ष 1 तर्कसंगत है, जबकि निष्कर्ष 2 में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की असफलता का जिम्मेदार बड़े कलाकारों के चयन को माना जाता है, जो कथन के अनुसार गलत है। अतः केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो हमने जीएस के और रीजनिंग के, समसामयिक के सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित देख लिया है। आपको रीजनिंग के टॉपिक्स को मैं अलग से पढ़ाऊंगी, एक एक टॉपिक को। अभी समय बहुत कम है, इसलिए हम इन 50 प्रश्नों को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।